मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एकाग्रचित्ता पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय आध्यात्मिक जगत और योग जगत में एकाग्रचित्त को और एकाग्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ये एकाग्रता हमारे जीवन का सारांश है और सही शब्द में कहें तो एकाग्रता सफलता का प्रस्थान बिंदु है। एकाग्रता सफलता का प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु का अर्थ होता है प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से कोई चीज़ प्रारंभ होता है और वह चीज़ क्रांतिकारी हो, वह लैंडमार्क हो, जो उल्लेखनीय हो। तो सफलता किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है और सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम एकाग्रता पर ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। जब हम एकाग्र होना प्रारंभ करते हैं तो सफलता मिलने शुरू हो जाती है। तो एकाग्रता और सफलता इस दोनों में बहुत गहरा संबंध है। पढ़ते और मेहनत तो लोग बहुत दिन से करते रहते हैं, लेकिन सफलता वहाँ से मिलना प्रारंभ होती है जब मनुष्य एकाग्र या बच्चे एकाग्र या विद्यार्थी एकाग्र होने लगते हैं। दूसरा, एकाग्रता सफलता की कुंजी है। ये सफलता और असफलता के बीच में एक महीन रेखा होती है और इस रेखा पर अदृश्य किवाड़ लगे हुए होते हैं और उसमें ताला लगा हुआ होता है। उस ताला को खोलने की कोशिश कई ढंग से विद्यार्थी या छात्र या अभ्यर्थी करते हैं। मास्टर की बात करें तो उसमें एकाग्रता उसका मास्टर की है। असफलता के क्षेत्र से सफलता के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे सुगम चाबी जो है, कुंजी जो है, उसे हम एकाग्रता कहते हैं। तो एकाग्रता मानव के, विद्यार्थी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह मानव के जीवन का वरदान है, मानव जाति के लिए वरदान है। एकाग्रता का दो उदाहरण हम ले लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं कि सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहती है और इस यहाँ पर गर्मी पैदा करती है, किंतु वह आग पैदा नहीं कर पाती। लेकिन उन्हीं सूर्य की किरणों को अगर हम उत्तल लेंस के माध्यम से फोकस करें, उन किरणों को एकत्र करें, संग्रहित करें, केंद्रित करें, तो उससे आग पकड़ लेती है। और अगर लगभग 400-500 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसको अगर बड़े उत्तल लेंस से फोकस किया जाए तो दावानल की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो देखिए, इस पूरे जगत पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन आग नहीं लगती है। केवल 100 वर्ग सेंटीमीटर में अगर हम फोकस कर दें तो वही किरणें दावानल की स्थिति पैदा कर देगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर 100 ग्राम हम बारूद लें और उसमें आग लगा दें तो कोई बहुत आग नहीं फैलेगी और न बहुत आवाज़ होगा। उसी 100 ग्राम बारूद को अगर हम पटाखे में उपयोग करें तो कई गुना ज़्यादा आवाज़ होगी। और उसी 100 ग्राम बारूद को या उससे भी कम बारूद को अगर हम बंदूक की गोली में रख दें और उसे एक विशेष पतली नली से बाहर निकालें तो उसकी मारक क्षमता और उसकी आवाज़ में गुणात्मक अंतर होता हुआ दिखेगा। तो इसमें जो सूर्य की किरणों और दूसरा बारूद के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम एकाग्रता के साथ एक विशिष्ट पद्धति और प्रक्रिया के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो उत्पादकता है, उसका जो रिजल्ट है, वो कई गुना और हजारों गुना बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एकाग्रता क्या है, ये एक कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कि कंसंट्रेशन जो है, इसका संबंध मस्तिष्क से है, इसका संबंध मन से है, इसका संबंध चित्त से है। तो एकाग्रता मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करने की एक प्रक्रिया है। एकाग्रता मस्तिष्क को एक विचार पर फोकस करने की एक पद्धति है। तो मस्तिष्क के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो यद्यपि मस्तिष्क शरीर का भाग है, किंतु यह शरीर से कुछ हटकर अलग है, जिसको हम लोग इसी वीडियो में कुछ देर के बाद देखेंगे। मस्तिष्क जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूरॉन्स से बना है। लगभग 15 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में हैं और इस 15 बिलियन न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन
एक दो नहीं, 40 से लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत में मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा विद्युत घर है, सबसे बड़ा ऊर्जा घर है, यह पावर हाउस है। यहाँ से प्रचंड ऊर्जा प्रति क्षण प्रति सेकंड प्रवाहित होते रहते हैं और उसका कंपन भी बनता रहता है, और यह कंपन उठता है और विलीन होता चला जाता है, जिसे हम विचार का कंपन कहते हैं। कितना? तो 40 से 60,000 विचार प्रतिदिन प्रत्येक मानव के विचार मस्तिष्क में उठते रहते हैं। अगर एक दिन के समय को हम देखें तो 24 घंटा को मिनट में बदलें तो लगभग 1400 मिनट से अधिक हो जाएंगे। अगर इसे सेकंड में बदलें तो लगभग 86,500 सेकंड होगा। और एक दिन में कितने विचार उठ रहे हैं? तो 60,000, यानी 1.5 से 2 सेकंड के बीच में हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन विचार उठते रहते हैं, वह विलीन होते चला जाता है। तो इसी तरह की बात हुई, जैसे पृथ्वी पर सूरज की किरणें आती हैं, वो गर्मी तो पैदा करती है लेकिन आग नहीं लगा पाती है। दावानल की स्थिति कब पैदा होगी? जब हम एक जगह फोकस कर दें, एक विचार पर, एक विचार को उठाएं और उस विचार को अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में अगर बैठा दें तो वह एकाग्रचित्तता की स्थिति आ जाएगी, एकाग्रता की स्थिति आ जाएगी। उसे ही कंसंट्रेशन कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मस्तिष्क को एक विचार के प्रति रखने की प्रक्रिया, अभ्यस्त करने की प्रक्रिया, प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया एकाग्रता के पहले शर्त हैं, पहला पॉइंट है। एकाग्रता का दूसरा संदर्भ जो है वह चित्त से है। तो चित्त है क्या? तो यह मन के भावनात्मक पक्ष को चित्त कहते हैं। अगर और कहें तो मानसिक स्थिति को चित्त कहते हैं। यह मन की एक अवस्था है। वस्तुतः हमारे यहाँ साधारण शब्द में कहें तो मानसिक स्थिति, मन का भावनात्मक पक्ष, या आप मन को भी चित्त कह सकते हैं। यह भी है तो शरीर में ही, लेकिन शरीर में आप मन को कहीं देख नहीं सकते हैं। हमारे डॉक्टर को, हमारे साइंटिस्ट को पता है कि हमारे शरीर में किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, पेनक्रियाज कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, हार्ट कहाँ है, आदि आदि। लेकिन किसी से पूछिए कि मन कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन है इस भीतर में। तो चित्त जो है वह मन का भी एक पक्ष और बहुत सूक्ष्म पक्ष है। तो चित्त को एक जगह स्थिर करना ही एकाग्रता है। तो चित्त, एकाग्रता का संबंध चित्त से है, मन से है, मन स्थिति से है, मन के भावनात्मक पक्ष से है। तो मन को एक जगह लगाना ही एकाग्रचित्तता है। दूसरी बात देखते हैं कि अपने इंद्रियों के क्रियाकलाप के प्रति जागरूक रहना। और तीसरा अंग, जैसे देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ बनाया है कि शरीर, मन और आत्मा, ये तीन हमारे महत्वपूर्ण, वैसे तो हमारे अध्यात्म में पंचकोश कहा गया है, लेकिन ये 3 कोश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो मन का संबंध चित्त से है और मस्तिष्क इसी बीच में कहीं है, जो शरीर में तो अवस्थित है, लेकिन शरीर से ही गाइड नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से शरीर गाइड होते हैं और मस्तिष्क मन से गाइड होता है। अपने इंद्रियों के क्रियाकलाप के प्रति जागरूक रहना एकाग्रता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब एक इंद्रियों का संबंध कहाँ से है? शरीर से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये दोनों हैं, और इन दोनों के को देखें तो उपयोग जब करें तो होशपूर्ण करें, जागरूकता पूर्ण करें। तो कुल मिलाकर के एकाग्रता जो है वह मन और मस्तिष्क का विषय है। और कुछ हद तक अगर प्रतिशत में कहें तो 15 से 20% इसका संबंध इंद्रियों और होशपूर्ण कार्य से है। तो अब एकाग्रता कैसे बनाए रखा जाए? एकाग्रता को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारे देश के ऋषियों ने, खास करके पतंजलि ने, खास करके विवेकानंद और जितने हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने इस पर अत्यधिक बल दिया, क्योंकि मानव की उपलब्धि एकाग्रता ही है। विवेकानंद जी ने मानव और पशुओं में अंतर बताते हुए कहा कि मानव और पशु में मूल अंतर एकाग्रता की ही है। वस्तुतः मानव जो होते हैं वो अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य और जितनी चीज़ें, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि को विकसित मानव ने कर लिया, क्योंकि वह पशु और पक्षियों की तुलना में अपने आप को एकाग्र कर सका।
जबकि आप देखें कि पशुओं की शक्ति, जैसे हाथी, जैसे बाघ, जैसे शेर, ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने कोई वैसी उपलब्धि हासिल नहीं की। अगर काम करने की बात करें तो बैल और गधे मनुष्य से ज़्यादा कार्य करते हैं, लेकिन उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो विवेकानंद का यह जो अंतर है कि मनुष्य और पशु में जो मौलिक अंतर है वो एकाग्र करने का ही अंतर है। तो इस तरह से एकाग्रता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह हमारे लिए वरदान है। अब एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं? तो एकाग्रता का संबंध मन और मस्तिष्क से है, यह शरीर का विषय ही नहीं है। इसीलिए शरीर पर बहुत कार्य करने से हम एकाग्र हो जाएंगे, यह बहुत ठीक नहीं है, यह मान्यता ही गलत है। तो काम कहाँ करना है? तो देखिए, शरीर, मन और मस्तिष्क, ये स्थूल भाग हमारे पर्सनैलिटी का है। इससे सूक्ष्म में जाएंगे तो मन और आत्मा सबसे सूक्ष्मतम है। तो अगर हम मन पर कार्य करें तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में योग की परंपरा है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किन दो को जोड़ना? तो शरीर को मन से जोड़ना। और अगर इसमें हम निष्णात होंगे, निपुण होंगे, प्रवीण होंगे, अपने दिनचर्या का विषय बना लेंगे इसे, तो यह हमें आत्मा से भी जोड़ देगा और फिर परमात्मा से भी जोड़ देगा। तो योग का मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, लेकिन इसका प्रारंभिक अवस्था है कि शरीर को मन से जोड़ना। अब योग को अगर देखें तो इसकी परिभाषा पतंजलि ने योग सूत्र में दिया है कि चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। यह अद्भुत परिभाषा है, चित्त वृत्ति के निरोध को। और हमने यहाँ देखा कि ये एकाग्रता जो है वो चित्त का ही विषय है, ये चित्त का ही विषय है। तो चित्त वृत्ति के निरोध अर्थात चित्त में जो वृत्ति है, जो उसका फैलाव है, जो हर एक 1.5 सेकंड के बाद नए नए भाव विचार आते रहते हैं, उसको निरोध, उसको रोकना और एक विचार पर अपने आप को बनाए रखना, एक विचार पर रहने के लिए मन को और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना, यह योग और एकाग्रता दोनों के भाग हैं। तो योग की परिभाषा ही है कि चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। तो जो व्यक्ति भी योग पर बल देंगे उनके मन स्थिर हो जाएंगे, उनके मन एकाग्र होंगे, उनके मन एक विषय पर केंद्रित होंगे और वे ऐसा कर पाएंगे, एकाग्रता की तरफ एक विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से देखें कि योग के माध्यम से मन स्थिर कैसे होता है। तो योग प्राणवायु पर काम करता है। हम प्राणवायु, प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु को यहाँ भेजते हैं। ये शरीर और मन को योग जोड़ता कैसे है? तो प्राणवायु के माध्यम से। तो प्राणवायु के माध्यम से तो योग में भी हम प्राणायाम पर बल दें। एकाग्र होने के लिए प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बल्कि इसके अतिरिक्त और जितने मार्ग हैं वो बहुत दुरूह मार्ग हैं और बहुत टाइम टेकिंग वाला विषय है। इसीलिए अगर आप जल्दी से अपने आप को एकाग्र करना चाहते हैं तो आप अपने दिनचर्या में प्राणायाम को जरूर शामिल करें। इसमें भी 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम। किसके निर्देशन में? तो रामदेव आधुनिक युग के पतंजलि हैं। आप उनका वीडियो देखिए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और खास करके भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम आप इतना देर प्रतिदिन इतना समय जरूर दें। तो पहला, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है योग करना, प्राणायाम करना। दूसरी बात देखें, अगर हम एकाग्र होना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा सूत्र है बड़ा लक्ष्य बनाना। ये बड़ा लक्ष्य बनाना हमें एकाग्र कैसे करेगा? तो लक्ष्य बनाने का अर्थ होता है आपके मस्तिष्क में जो 40 से 60 हजार विचार आते हैं उसमें से एक विचार से आप अपने को जोड़ लेते हैं, उस पर चिपका देते हैं, उस पर केंद्रित कर लेते हैं कि नहीं, मुझे साइंटिस्ट ही बनना है, मुझे कलेक्टर ही बनना है, मुझे IPS बनना में जाना है, या मुझे IIT निकालना है, मुझे टॉप ही करना है, आदि आदि। तो इस तरह से एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जैसे ही हम बनाते हैं तो अपने आप को एक विचार से जोड़ लेते हैं। फिर जब आप एक विचार से अपने आप को जोड़ते हैं तो मस्तिष्क का तो काम है नए नए विचार देना। वो 40,000 विचार देंगे, लेकिन एक विचार उसके केंद्र में हो गया कि हमें कलेक्टर बनना है, तो आपको कलेक्टर से संबंधित बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे कार्य, बहुत सारे सजेशन आपके मस्तिष्क देना प्रारंभ कर देगा। और आप उस सजेशन को अपने आचरण में, अपने रूटीन में,
अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आप लागू करना प्रारंभ करेंगे। उसमें जहाँ त्रुटि होगी, जहाँ उसमें बेहतर की जरूरत होगी, वहाँ फिर आपके मस्तिष्क आपको सुझाव देने लगेगा। तो इस तरह से बड़ा लक्ष्य बनाने से क्या होगा कि आप एक ही तरह के विचार से अपने आप को जोड़ते चले जाएंगे और आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप में वह भाव पैदा हो जाएगा, आत्मदीपो भवः। आप अपना गाइडलाइन देने वाले व्यक्ति बहुत हद तक आप स्वयं हो जाएंगे। एक तीसरा है अनुशासित दिनचर्या। देखिए, अब आदत की भी एक भूमिका होती है। साधना के पक्ष में अनुशासन को महत्व दिया गया है। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो आपकी दिनचर्या अनुशासित होना ही चाहिए। अनुशासित का अर्थ, दिनचर्या का अर्थ यह हुआ कि आप एक रूटीन बना लें, जो एक व्यवस्थित रूटीन हो, से आप अपने आचरण और आदत के माध्यम से मन और मस्तिष्क को अभ्यस्त और प्रशिक्षित करते हैं। जैसे अगर 4 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में उठना है तो उस समय उठ करके योग प्राणायाम आदि कर लें। फिर 7 से 8 अगर पढ़ने का समय है तो उस समय मस्तिष्क को एक अभ्यास बन जाएगा कि नहीं मुझे पढ़ना ही है। तो इस तरह से अनुशासित दिनचर्या जो है वो आपको अभ्यस्त और प्रशिक्षित करने में अपना योगदान देता है। तो तीसरा हो गया। और चौथा एक महत्वपूर्ण चीज है, मन, वचन और कर्म में सामंजस्य होना चाहिए। जैसे अब एकाग्रता की बातचीत करें तो एकाग्रता का अर्थ है कि आपका मन भी उसी फ्रीक्वेंसी पर सोचे जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका मस्तिष्क सोच रहा है, और मन मस्तिष्क जिस पर सोच रहा है उसी के हिसाब से आपके वाणी होंगे और उसी के हिसाब से आपके कर्म होंगे। जैसे आप लगे हुए तो पढ़ाई में हैं, लेकिन आप खेल के बारे में भर दिन सोचते रहते हैं। जैसे लगे हुए तो आप दुकान में हैं, लेकिन आप आध्यात्म के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो ये नहीं, आप जिस क्षेत्र में हैं, आप लगे हुए तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रेलवे बैंकिंग के बारे में सोच रहे हैं। आप देना बोर्ड है और ध्यान कहीं और है, तो इस तरह की बात नहीं। तो मन, वचन और कर्म, इस तीनों में एक सामंजस्य हो। आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आपके मन नए नए विचार को लें, नए नए मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो और उसी क्षेत्र में आप कार्य करें। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं। और एक होश एवं जागृति की अवस्था में कार्य करना। जैसे कितने लोग आदतन काम करते रहते हैं, हम आदतन पढ़ रहे हैं, पढ़ने का समय है पढ़ रहे हैं, होश है ही नहीं, जागृति की अवस्था में है ही नहीं। तो ये 5 चीज़ों को सूत्र के माध्यम से हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। पहला योग के माध्यम से, दूसरा बड़ा लक्ष्य बनाकर, तीसरा अनुशासित दिनचर्या के माध्यम से, चौथा मन, वचन और कर्म में एक सामंजस्य स्थापित करके, और 5वां होश एवं जागृति पूर्ण अवस्था में कार्य करना। अब एकाग्रता को देखें तो परिश्रम का यह एकाग्रता प्राण वायु है, प्राण तत्व है। अगर एकाग्रता के साथ कार्य न किया जाए तो परिश्रम के जो परिणाम हैं वो 10 से लेकर के 20% तक ही प्राप्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20%। इसीलिए ये जो कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आधा सही ही है या 1/4 ही सही, 4 आना ही इसमें सच्चाई है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट यह उतना सत्य नहीं है। हमारे मनीषियों ने, हमारे फिलोसफरों ने इसको संशोधित करते हुए कहा, एकाग्रता के साथ अगर प्रैक्टिस किया जाए, कंसंट्रेशन के साथ अगर प्रैक्टिस किया जाए तो वहाँ पर परफेक्शन अर्थात निपुणता, वहाँ पर परिपूर्णता, वहाँ पर जो श्रेष्ठता वहाँ पर आती है। तो अगर एकाग्रचित्ता को जोड़ दिया जाए प्रैक्टिस के साथ तो वहाँ पर आप निपुण और वहाँ पर आप में परिपूर्णता आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के परिश्रम का प्राण तत्व एकाग्रता है। इसीलिए एकाग्रता मानव, समस्त मानव जाति का के लिए वरदान है और विद्यार्थी के लिए तो अमृत है। विद्यार्थी के सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, एकाग्रता। सभी समस्याओं का। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। एकाग्र होकर करेंगे तुरंत समझ जाएंगे, मुझे याद नहीं होती है तुरंत याद होने लगेंगे। हमें कैरियर बेहतर चाहिए, वो साइंटिस्ट से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के, और जो भी चाहें उन उपलब्धियों को अतिशीघ्र, बहुत जल्दी से जल्दी 21 से 22 वर्ष की उम्र में वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर के व्यक्ति बन सकते हैं। तो वहाँ सभी समस्या, उनकी पहुँच, उनका सम्मान, उनका मान, जितनी चीज़ें हैं वो सब उन्हें प्राप्त हो जाएंगे एकाग्रचित्ता के आधार पर। विवेकानंद जी तो स्पष्ट रूप से कहे हुए हैं कि मुझे अगर फिर से विद्यार्थी बनने का मौका मिला, अगर मैं फिर से पढ़ाई प्रारंभ करूँ
तो मैं तथ्य और अवधारणा को याद करने और समझने के लिए कुछ काम नहीं करूंगा, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा, बल्कि एक ही प्रयास करूंगा कि मैं अपने आप को एकाग्रचित्त कैसे करूं। विवेकानंद एकाग्रता की प्रकाष्ठा पर थे। वो जर्मनी वाली कहानी तो आप लोगों को याद ही पता ही होगा कि जर्मनी में एक बार किसी फिलोसफर के यहाँ वो गए थे और जाने के बाद एक किताब वहाँ पर रखी हुई थी और उस किताब को उन्होंने बिना खोले हुए जर्मन भाषा, जबकि जर्मन भाषा का ज्ञान भी उस समय तक उनको नहीं था, और बिना खोले हुए दोनों हाथ से उन्होंने दबाया। 700 पेज की किताब 1 घंटा में एकाग्र होकर के उन्होंने उसे कंठस्थ कर दिया और प्रत्येक पेज में क्या बातें लिखी हुई है, उसके कॉन्सेप्ट और तथ्य क्या हैं, उसको उन्होंने वैसे ही एज इट इज सुना दिया। इसी बात को लेकर के पश्चिम ने QSR की शुरुआत की है, क्वांटम स्पीड रीडिंग की शुरुआत की है, क्योंकि विवेकानंद ने इस बात को अपने जीवन में करके पश्चिम को दिखाया था। एक बात और, एकाग्रता और ध्यान में थोड़ा अंतर है। ये ध्यान जो है वो आत्मा का विषय है और एकाग्रता मन का विषय है। ये ध्यान में हम अपने आप को विस्तृत करते हैं, हम अपने आप को फैलाते हैं, जबकि एकाग्रता में हम अपने आप को संकेंद्रित करते हैं, अपने आप को फोकस्ड करते हैं, अपने आप को एक जगह एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान जो है वह हमें शांति प्रदान करता है और ये एकाग्रचित्ता जो है, एकाग्रता जो है वह हमें उपलब्धि और शक्ति प्राप्त करता है। ध्यान विश्राम की अवस्था है और एकाग्रता श्रम की अवस्था है। यहाँ पर प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान वस्तुतः एकाग्रता से अगला चरण है। ध्यान का संबंध आत्मा से है, इसीलिए शुरुआत हम ध्यान से न करें, शुरुआत हम एकाग्रता से करें और फिर धीरे धीरे ध्यान और समाधि लगने की स्थिति आ जाएगी। तो हमारी संस्कृति में एकाग्रता पर और मेडिटेशन, ध्यान पर, दोनों पर बल दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए एकाग्र होना ज़्यादा आवश्यक है ध्यान की तुलना में। धन्यवाद।